हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विद लक्ष्मीकांत। पिछले लेक्चर में हम मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या फॉर्मेशन करता है, ये सब जान चुके हैं। आज हम मेटल की रिएक्टिविटी और मेटल की ऑकरेंस और मेटल को कैसे प्यूरिफाई करा जाता है ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल अदर मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, चलिए हम ये देखेंगे। वी नो दैट रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। मतलब ये कहता है कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब एक सपोज आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आयरन होता है Fe। आयरन जब कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन यहाँ पर खाली है, लेकिन कॉपर सल्फेट के साथ एक सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। ये आयरन कॉपर के साथ जुड़ जाएगा, कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और आयरन सल्फेट फॉर्मेशन करेगा और कॉपर सिंपली रहेगा। यहाँ पर हम देखा है एक मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, तो चलिए, वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। मतलब सभी मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होता है कि एक मेटल कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन लेस रिएक्टिव होता है। We check the reactivity of various metals with oxygen, water and acid, but all metals do not react with these reagents. So we are not able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of reactivity. Displacement reaction studied in chapter 1 gives the better evidence about reactivity of metal। मतलब चैप्टर 1 जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहता है कि जो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करके एक रिएक्शन फॉर्मेशन करता है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए ये समझिए, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, ये डिस्प्लेस करके सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी फॉर्मेशन करेगा। ये एग्जांपल आप देखिए, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को पुट करेंगे तो ये आयरन सल्फेट में बदल जाएगा। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब मेटल को हम एक इसके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में एक टेबल दिया गया है। आप इसे देखिए, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन लेस रिएक्टिव होता है। पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बाद सोडियम और इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम। ऐसे ही एक रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, आप इसे याद रखिए। तो हमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटासियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है, गोल्ड। तो आप ये देखिए, फर्स्ट पोटासियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी और लास्ट में सिल्वर एंड गोल्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटासियम एंड सोडियम एंड कैल्शियम ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड ये सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम समझेंगे। व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। मतलब सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये जो एटमॉस्फेयर में जब हम सोडियम को खुला छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग बुझा जाती है। तो इसीलिए वो सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा आग पकड़ लेती है, इसीलिए हमें इसे केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। आयरन जब स्टीम वाटर स्टीम फॉर्म में रिएक्ट करता है तो ये आयरन Fe2O3 के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है।
कैल्शियम एंड पोटासियम विथ वाटर, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड CaOH एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही पोटासियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है। 3 नंबर को आप देख लीजिएगा। 4 नंबर, व्हिच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। कौन से गैस फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोजन गैस H2 गैस फॉर्मेशन होता है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4। आयरन डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 5 नंबर, व्हाट वुड वी ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट। यहाँ पर आयरन 2 का मतलब होता है आयरन का वैलेंसी 2 होता है। तो चलिए इसे भी देखेंगे। जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट FeSO4। जिंक आयरन सल्फेट के साथ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाता है। ये जिंक सल्फेट और आयरन, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मतलब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन को अब हम समझेंगे। तो चलिए पहले हम इस टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये समझेंगे। K सेल, L सेल, M सेल एंड N सेल। K सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और N सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। इससे आप इसे याद रखिए, इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2, 8, 8, 18। नोबेल गैस हम जानते हैं कि नोबेल गैस में का लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फुल रहता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो ये 2 और 8। आर्गन का 18, 2, 8, 8। इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 मतलब इसमें K सेल में 2, 8 और यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 1। सोडियम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 12 मतलब 2, 8 ये 10 हो गया और 2। मैग्नीशियम के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम के पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन। पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 मतलब 2, 8, 8 ये हो गया 18 और 1 1। पोटासियम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही कैल्शियम के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये अदर एलिमेंट को ये डोनेट कर सकता है, मतलब सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मैग्नीशियम 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एल्यूमिनियम 3, पोटासियम 1 और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो चलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो सोडियम को हम लिखेंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम प्लस हो जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये 2+ Mg2+ में बदल जाएगा। एल्यूमिनियम ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3+। ये सब कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो कैटायन फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो आनायन फॉर्मेशन करता है। तो चलिए मेटल सभी कैटायन्स होता है और मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है।
तो पूछा जाएगा कि सोडियम के पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम बताएंगे 1। एल्यूमिनियम के पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3। तो चलिए अब नॉन मेटल को समझेंगे। नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये डोनेट नहीं करते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और आयन चार्ज फॉर्मेशन करता है। जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 5। तो वैलेंसी फिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को उधार लेगा, किसी मेटल से ये उधार लेकर N3- आयन फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। वैलेंसी में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। तो ऑक्सीजन के पास और भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किससे 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, तो मतलब ये O2- फॉर्म में रहता है। ऐसे ही फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, मतलब 2 और 7, और इसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किससे उधार लेगा और F- आयन फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15, तो 2, 8, 10 हो गया और 1, 5। अभी भी फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे ही सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2, 8 और 6। सल्फर को और भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये S2- आयन फॉर्मेशन करता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 10 हो गया और ये 7। क्लोरीन को अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये Cl- आयन फॉर्मेशन करता है। तो आप ये समझ गए हैं, मेटल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये उधार लेते हैं। और मेटल कैटायन फॉर्मेशन करता है, नॉन मेटल आयन फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है NaCl, सोडियम क्लोराइड में को जब हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये Na+ एंड Cl- होता है। तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 10, मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11। Na सोडियम के पास 11, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। क्लोरीन का होता है 17, मतलब 2, 8 और 7। यहाँ पर देखिए सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सोडियम क्या करेगा, ये क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और सोडियम + आयन फॉर्मेशन करेगा। क्लोरीन यहाँ पर क्या करता है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेके 8 कंप्लीट कर देता है और Cl- आयन देता है। तो ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए वही सब दिया गया है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 1। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। ऐसे ही क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है और Cl- आयन फॉर्मेशन करता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। तो सोडियम + आयन और Cl- आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड फॉर्मेशन होता है और इसे हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, मतलब जिसमें आयन्स का ट्रांसफ़र होकर कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, इससे हमें
आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होकर कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, और इसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल होता है NaCl, KCl, ये सब KOH, ये सब आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ऐसे ही चलिए और एक एग्जाम्पल को हम समझेंगे। सपोज MgCl कैसे फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब 2, 8, 10 और 2। क्लोरीन का होता है 17 मतलब 2, 8 और 7। मैग्नीशियम के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन मिलकर मैग्नीशियम के साथ MgCl2। तो समझ गया। Mg के पास 2+ और Cl के पास माइनस होता है, तो ये 2Cl-। ऐसे ही कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, और इसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, और ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है। तो चले, ये यहाँ पर दिया गया है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Mg 2 और 8, और इसके पास मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। यहाँ पर क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ऐसे ही 2 क्लोरीन एटम मिलकर MgCl2 आयन MgCl2 कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो MgCl2 को हम जब आयोनिक कंपाउंड में लिखेंगे, आयोनिक, तो ये होगा MgCl2 को आयोनिक में लिखेंगे, तो ये होगा Mg2+ + 2Cl-। मतलब मैग्नीशियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को डोनेट करके आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। हम ये समझ चुके हैं कि आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है। कैटायन और आनायन को ट्रांसफ़र होते हुए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होते हुए आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। अब हम इसका प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे आयोनिक कंपाउंड का। आयोनिक कंपाउंड का पहले हम फिजिकल नेचर को समझेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। Ionic compounds are solid and somewhat hard because of strong force of attraction between the positive and negative ion। मतलब ये कहता है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड में होता है और आयनिक कंपाउंड बहुत हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब ये कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये 2 आयन जब ये इसका इंटरेक्शन होकर ये कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड होते हैं। द कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। मतलब जब हम आयनिक कंपाउंड को ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा 2-2 टुकड़े में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Ionic compound have high melting and boiling point. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction। मतलब ये कहता है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इंसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कीरोसिन, पेट्रोल। हम ये समझ गए कि आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट भी कंपाउंड भी कहते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कीरोसिन, पेट्रोल ये सब सॉल्वेंट में इंसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
through a solution involves the movement of charge particle. A solution of an ionic compound in water contains ion which move to the opposite electrodes when a electricity is passed through the solution. मतलब ये कहता है कि जब हम एक आयनिक कंपाउंड लेंगे और इसमें वाटर डालकर इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये आयन फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस ये दोनों अपोजिट इलेक्ट्रोड में जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगा. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their structure. मतलब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के लिए इनके पास पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर रिजिड होता है. लेकिन जब आयनिक कंपाउंड इन मोल्टेन स्टेट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट होता है ये सॉल्यूशन फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू हीट, दस द आयन मूव्स फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन स्टेट व मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होता है. राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम. ये एग्जाम्पल में दिया गया है और इसे हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे. शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो चलिए इसे करते हैं. तो Na2O में सोडियम, 2 सोडियम और ऑक्सीजन होता है. सोडियम का वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन में को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है. तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए. तो 2 सोडियम मिलकर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और Na2O कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे. ऐसे ही MgO, मैग्नीशियम में 2+ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके MgO कंपाउंड फॉर्मेशन करता है. व्हाट आर द आयन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड? व्हाई डू आयन कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग? कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में प्लस और माइनस ये दोनों के बीच ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. अब हम देखेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल. मतलब मेटल कहाँ पर पाया जाता है. हम ये जानते हैं कि मेटल अर्थ कोर्स में पाया जाता है और सम मेटल जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम ये सब हमें सी वाटर में मिलता है. तो चलिए, द अर्थ कोर्स इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल. सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा. द एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल. मतलब जो कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलता है इसे हम मिनरल बोलते हैं. एट सम प्लेस मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट. दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स. मतलब ओर्स एक मिनरल्स होता है जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसे हम ओर बोलते हैं. ये कहता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स. ऑल ओर आर मिनरल्स. ऑल ओर्स आर मिनरल्स. लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर. सभी ओर मिनरल्स होते हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं होते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्योरेस्ट फॉर्म में इसे हम यूज करते हैं, तो चलिए समझेंगे. सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट. सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स. द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव. दे आर ऑफन फाउंड इन ए फ्री
स्टेट मतलब लिस्ट स्टेट में कौन कौन होता है, गोल्ड, मर्क्यूरी, सिल्वर, ये सब लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ये हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं। जो रिएक्टिव नहीं होता है वो रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए इनको हम प्योर फॉर्म में पाते हैं। लेकिन जैसे कि पोटासियम सोडियम ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इससे हमें प्यूरीफाई करके प्योर मेटल इनमें एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. Copper and silver are also found in combined state as they are sulfide and oxide ores. The metal at the top of the activity series, sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum are so reactive that they are never found in nature in free state. मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं और ये एक कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं, और इस कंपाउंड स्टेट को हम प्यूरीफाई करके इसमें प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। The metal in the middle of the activity series, zinc, ferrum, lead, etc. are moderately reactive. They are found in the earth's crust mainly as oxide, sulfide or carbonate ores. You will find that the ores of many metals are oxide. This is because oxygen is a very reactive element and is very abundant on the earth. मतलब मेटल ज़्यादा कौन सी फॉर्म में रहता है, ऑक्साइड के फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव होता है और ये भी अब्यूडेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें अर्थ में होता है, इसीलिए ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म में होता है, और इस ऑक्साइड ओर को हम प्यूरीफाई करके इसमें मेटल को निकालते हैं। तो कैसे, ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके इनमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये सब को हम कार्बन के साथ रिडक्शन करके इसे हम इनमें से हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सिल्वर एंड गोल्ड ये दोनों फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और फ्री स्टेट को नेगेटिव स्टेट भी बोलते हैं। तो मेटल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये मेटल्स सिल्वर और गोल्ड ये दोनों मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी होते हैं, और ये जिंक, आयरन, लेड, कॉपर ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, और पोटासियम, सोडियम जैसे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट को हम ज़्यादा मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम मेटल की ओर से कैसे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये एक टेबल दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसे हम याद रखेंगे। तो चलिए समझेंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब ओर से हम प्योर मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। तो मेटल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव। पहले हम हाई रिएक्टिव मेटल को कैसे रिएक्टिव ओर को कैसे मेटल में कन्वर्ट कर जाता है ये समझेंगे। जो मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करके इनमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इनमें हाई मेटल की मोल्टेन ओर को हम कैथोड और एनोड ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेल में डालकर इनमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक कार्बोनेट ओर होता है और एक सल्फाइड ओर होता है। जो कार्बोनेट ओर होता है इसको कैल्सिनेशन प्रोसेस में ऑक्साइड में कन्वर्ट करा जाता है, और इसके बाद इसको रिडक्शन करके प्यूरीफाई करा जाता है। ऐसे ही सल्फाइड ओर को रोस्टिंग प्रोसेस में ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उसको रिडक्शन करके इनमें से
प्यूरीफाई मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कार्बोनेट ओर को किस प्रोसेस से ऑक्साइड में बदल जाता है? कैल्सिनेशन प्रोसेस में। ऐसे ही सल्फाइड ओर को रोस्टिंग प्रोसेस में ऑक्साइड में कन्वर्ट करा जाता है। इसके बाद इसको रिडक्शन करके इनमें से प्योर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मेटल्स लो रिएक्टिव होते हैं वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलता है, और सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग के बाद इस मेटल में पाया जाता है, और इस मेटल को इसके बाद हम रिफाइन करके इनमें से प्योर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए और एक बार इसे समझिए। हाई रिएक्टिव मेटल को हम इलेक्ट्रोलिसिस करके इनमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिव होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कराया गया है, एक कार्बोनेट ओर और एक सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन प्रोसेस और सल्फाइड ओर को रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके इसको रिडक्शन करके प्यूरीफाई करा जाता है। ऐसे ही लो रिएक्टिव मेटल सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, और सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग के प्रोसेस के बाद मेटल को रिफाइन करके इनमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर्स एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स माइन्स फ्रॉम द अर्थ are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. are called gangue। मतलब जो माइन होता है ओर माइन, इनमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होते हैं, जैसे कि सैंड, सॉयल, ये सब इम्प्योरिटीज को हम गैंगियो बोलते हैं। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मतलब मेटल को एक्सट्रैक्शन करने से पहले इन सब इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करना चाहिए। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंगियो from the ore are based on the difference between their physical and chemical properties of the gangue and the ore. Different separation technologies are accordingly employed। तो चलिए देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। मतलब जो मेटल लो रिएक्टिव होते हैं इसे हम कैसे इनमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो लो रिएक्टिव होते हैं ये कौन सी ओर पाया जाता है? सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। सल्फाइड के फॉर्म में इस सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग प्रोसेस में से इनमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो रोस्टिंग मतलब सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब क्या होता है तो पहले समझिए। रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिनमें से मेटल सल्फाइड ओर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और सल्फाइड गैस इनमें से रिलीज होता है। तो चलिए मर्क्यूरी सल्फाइड HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मर्क्यूरी सल्फाइड इसका फॉर्मूला होता है HgS। HgS को हम सिन्नाबार भी बोलते हैं, सिन्नाबार। मर्क्यूरी सल्फाइड को हम पहले ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये मर्क्यूरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 गैस रिलीज करता है, और इस मर्क्यूरी की ऑक्साइड को हम फिर से हीट करके इनमें से प्योर मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट करेंगे और ऑक्सीजन गैस भी फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग मतलब इनमें से सल्फाइड ओर को जब हीट किया जाता है तो ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और कौन सी गैस रिलीज होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। सिमिलरली कॉपर Cu2S, कॉपर सल्फेट को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड और सल्फाइड गैस और क्यूप्रिक ऑक्साइड को फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि रोस्टिंग प्रोसेस में कौन सी गैस और कौन सा ओर को इनमें से लिया जाता है? तो सल्फाइड ओर। और कौन सी गैस रिलीज होता है?
सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस रिलीज होता है। अब हम देखेंगे जो मॉडरेटली एक्टिविटी मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो मॉडरेटली एक्टिविटी होते हैं इनको दो फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है कार्बोनेट फॉर्म में, कार्बोनेट ओर में पाए जाते हैं, और दूसरा सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग से इसे रोस्टिंग प्रोसेस से इससे हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो कार्बोनेट ओर होते हैं इसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम इसे प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो रोस्टिंग जो होता है, सपोज एक जिंक सल्फाइड ZnS, इसको हम रोस्टिंग से स्ट्रांगली हीट करके इससे जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इस प्रोसेस से हम जिंक सल्फाइड ओर लेते हैं और इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, और इससे जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इससे रिलीज होता है। ऐसे ही कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम कार्बोनेट ओर को लेते हैं जैसे कि जिंक कार्बोनेट, और इसे हीट करके इसमें जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो हम ये समझे हैं कि रोस्टिंग प्रोसेस से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और कैल्सिनेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं कि लेस रिएक्टिव भी नहीं होते हैं, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। These are usually present as सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। इसका और सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मतलब ये जो कार्बोनेट ओर होते हैं और सल्फाइड ओर होते हैं इससे पहले हम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद इससे हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन to metal sulfide and carbonates must be converted into metal oxide. These sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as roasting. तो मतलब रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सल्फाइड ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम एक्सेस एयर के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करके इससे हम ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है? कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम कार्बोनेट ओर को लेते हैं और इसे लिमिटेड एयर से इसको हम हीट करके इससे ऑक्साइड को हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। The chemical reaction that take place during roasting and cancellation of zinc ores can be shown as following। मतलब रोस्टिंग प्रोसेस से जिंक सल्फाइड और जिंक सल्फाइड को रोस्टिंग प्रोसेस से हम जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ऐसे ही कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम कार्बोनेट ओर को लेते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Then the metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it reduced to metallic zinc। मतलब ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है इससे हम कार्बन की प्रेजेंस से इसे रिडक्शन करते हैं और इससे प्योर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ओके, तो हम ये समझ गए हैं कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम कार्बोनेट ओर लेते हैं और रोस्टिंग प्रोसेस से हम सल्फाइड ओर लेते हैं। तो किस रिड्यूसिंग एजेंट से मेटल ऑक्साइड को प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है? ये सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सच एज कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Besides using carbon, coke,
to reduce metal oxide to metal, sometimes displacement reaction can also be used. The highly reactive metal such as sodium, calcium, aluminium are used as reducing agent. कार्बन की तरह ये सब भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ये डिस्प्लेस कर देते हैं, जो लोअर रिएक्टिविटी मेटल होते हैं इसको ये डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, मैंगानीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब हम मैंगानीज डाइऑक्साइड MnO2 को एल्यूमिनियम की प्रेजेंस से रिड्यूस करेंगे तो हम प्योर मैंगानीज के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को ये रिएक्शन ऐसे ही होता है। और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि मैंगानीज ऑक्साइड से प्योर मैंगानीज को एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, MnO2 मैंगानीज डाइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स राइज मैंगानीज प्योर मैंगानीज, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट भी रिलीज होता है। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये सब रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, मतलब इससे हमें एनर्जी रिलीज होता है। The amount of heat evolved is so large that the metal are produced in the molten state। मतलब ये कहता है कि इतना ज़्यादा हीट यहाँ पर रिलीज होता है कि मेटल जो प्रोड्यूस होता है वो मोल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 with aluminum is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as थर्मिट रिएक्शन। मतलब थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, जब हम आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम की प्रेजेंस से जब हम हीट करते हैं तो ये जो आयरन होता है ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, मोल्टन स्टेट में मिलता है। तो ये सब रेलवे ट्रैक में जो क्रैक होता है इसको जॉइन करने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स राइज आयरन, प्योर आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। तो थर्मिट रिएक्शन का इक्वेशन क्या होगा, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स राइज आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट, यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होता है। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं इसको हम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये समझ गए कि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हाईली एक्टिविटी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। द मेटल्स हाई ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन। मतलब कार्बन को प्रेजेंस से इसको हीट करने से इसमें प्योर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा टू द रेस्पेक्टिव metals. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. These metals are obtained by electrolytic reduction. मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से हम इसको प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। मतलब सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मोल्टेन क्लोराइड को हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इससे हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड दैट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, और क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। द रिएक्शन आर कैथोड में सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम मेटल में बदल जाता है, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तब तो इससे हम समझ गए कि कैथोड में प्योर सोडियम मिलता है और एनोड में प्योर क्लोरीन गैस मिलता है। ये एक
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब हम देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। मतलब ये जो प्रोसेस हम समझ चुके हैं, इससे जो मेटल हम मिलते हैं ये ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज व्हिच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। मतलब ये जो प्रोसेस से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ये प्योर नहीं होता है, इनमें से इम्प्योरिटीज होता है जिसको हम रिमूव करके इससे प्योर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वेरी प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है इसको समझेंगे। Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made at anode. मतलब impure metal को हम anode में लेंगे and then thin strip of pure metal is made the cathode and pure metal को cathode में लेंगे। A solution of metal salt is used as एन इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इम्प्योर मेटल को हम एनोड में लेंगे और प्योर मेटल को हम कैथोड में लेंगे और एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेटल सॉल्ट को लेंगे जिसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होगा। द अपैरेटस इज शोन इन द फिगर। मतलब ये ऐसे ही एक अपैरेटस लेंगे। ओके, द ऑन passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into electrolyte and equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode। जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो प्योर मेटल जो होता है एनोड पर ये इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाएगा एंड प्योर जितना डिजॉल्व हुआ है इतना ही प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट कैथोड पर डिपॉजिट होगा। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू सॉल्यूशन where as the insoluble impurities settle down the bottom of the anode and known as anode mode। तो एनोड मोड क्या होता है, जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होता है सॉल्यूशन में वो एनोड के बगल में ये सब सेटल डाउन हो जाता है, इसको हम एनोड मोड कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होता है, ग्यांग्यू क्या होता है। ग्यांग्यू क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होता है ओर में उसको हम ग्यांग्यू बोलते हैं। और ओर क्या होता है, ओर एक मिनरल्स होता है जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स जैसे कि सभी ओर्स मिनरल्स होते हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं होते हैं। नेम टू मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कौन सा मेटल पाया जाता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब, मर्क्यूरी, ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है। व्हिच केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस से होता है, कार्बन की प्रेजेंस में, और कभी कभी एल्यूमिनियम, ये सब भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब हम कोरोजन को समझेंगे। तो कोरोजन क्या होता है, जब हम एक आयरन को, प्योर आयरन को, जब ये प्योर आयरन को हम ऐसे ही खुला छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर पर तो ये क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद में इसमें रस्ट लग जाएगा। तो ये रस्ट क्यों हुआ, क्योंकि कोरोजन मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो सब वेपर, ह्यूमिडिटी था, ये सब आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन को रस्ट में बदल दिया। इससे क्या होगा, आयरन हमें लॉस हो गया आयरन, तो इसे हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि सिल्वर आर्टिकल्स को जब हम एयर में एक्सपोज कर देंगे कुछ दिन के बाद ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो सिल्वर किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में, क्योंकि ये जो एयर में जो सल्फर गैस था इसके साथ रिएक्ट करके एक सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग बन गया है, तो ये ब्लैक कलर का होता है। कॉपर जैसे ऐसे ही कॉपर को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या होता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है।
द ग्रीन कलर सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट। तो सिल्वर सल्फर के साथ मिलकर सिल्वर सल्फाइड में चेंज हो जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ऐसे ही कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और जो ग्रीन कलर का कोट होता है इसको हम कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ऐसे ही आयरन किस कलर में चेंज होता है, ये एक रेड जैसा कलर में चेंज हो जाता है और इसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आयरन ऑक्साइड बा रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो चलिए अब हम देखेंगे कोरोजन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। द रोस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉय। मतलब आयरन में जब हम पेंट कर देंगे और इसको ऑयलिंग कर देंगे तो इसके क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा। तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर होते हैं ये आयरन के साथ नहीं मिल पाते हैं और आयरन रस्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। इससे आयरन का हम बचाव कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रोस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। मतलब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम स्टील और आयरन के ऊपर एक जिंक का कोटिंग कर देते हैं और ये रस्ट में और कोरोजन में को ये प्रिवेंट करता है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रोस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। ओके, alloying is a very good method of improving the properties of a metal. We can get desired properties by this method. For example, iron is most widely used metal, but it is never used in its pure state. मतलब आयरन को सबसे ज़्यादा आयरन ही यूज होता है लेकिन आयरन कभी प्योर स्टेट में नहीं पाया जाता है। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट। मतलब ये कहता है कि प्योर आयरन सॉफ्ट होता है और ये बहुत इजीली स्ट्रेच हो जाता है। मतलब ये हम इसे जिस फॉर्म में देना चाहते हैं उस फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन जब आयरन के साथ हम कार्बन को मिला देंगे स्मॉल अमाउंट में जैसे कि 0.05%, तो आयरन क्या होगा, हार्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel। मतलब स्टेनलेस स्टील कैसे मिलता है, जब हम आयरन में निकेल और क्रोमियम को मिला देंगे तो ये स्टेनलेस स्टील में बदल जाएगा और स्टेनलेस स्टील हार्ड और ये रस्ट भी नहीं होता है। Thus, if iron is mixed with some other substance, its properties change। मतलब जब आयरन अदर सब्सटेंस के साथ मिल जाता है जैसे कि कार्बन, निकेल, क्रोमियम, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। जो सॉफ्ट आयरन था वो स्ट्रांग हो गया है। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ इट मिक्सड विथ सम अदर सब्सटेंस। द सब्सटेंस एडेड मे बी ए मेटल और बी नॉन मेटल। एन alloy इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। मतलब alloy क्या होता है, alloy एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो मेटल और दो से ज़्यादा मेटल और एक मेटल और नॉन मेटल भी होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फास्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इट इज कूल्ड देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। तो alloy कैसे फॉर्मेशन होता है, दो होमोजीनियस मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर हम alloy फॉर्मेशन करते हैं। प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट गोल्ड। इट इज़ वेरी सॉफ्ट लेकिन इट इज़ वेरी देयर फॉर नॉट सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। इससे हम रिंग फिंग नहीं बना सकते क्योंकि ये टूट जाएगा, क्योंकि जो वेरी सॉफ्ट होता है तो इसीलिए ये टूट जाएगा। लेकिन जब हम गोल्ड में सिल्वर और कॉपर को मिला देंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। इट मीन्स दैट 22 parts of pure gold is alloy with 2 part of either copper और सिल्वर। मतलब 22 कैरेट क्या होता है, 22 कैरेट में
22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड होता है और 2 पार्ट ऑफ कॉपर और सिल्वर होता है। और 22 कैरेट का गोल्ड हार्ड होता है, ये ज़्यादा टूट नहीं सकता है। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी देन द alloy इज नोन एज एन अमालगम। तो मर्क्यूरी का alloy को हम क्या बोलते हैं? अमालगम। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन alloy इज लेस दैन द प्योर मेटल। मतलब alloy का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास एंड alloy ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास किसका alloy होता है? कॉपर और जिंक का। लेकिन ब्रोंज कॉपर और टिन का alloy होता है। आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेयर एज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो कॉपर को कहाँ पर यूज होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए हम कॉपर को यूज करते हैं। ऐसे ही सोल्डर किसका alloy होता है? लेड एंड टिन का alloy होता है। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। तो हम ये समझे कि ब्रास किसका alloy होता है? कॉपर और जिंक का। ब्रोंज किसका alloy होता है? कॉपर और टिन का। और सोल्डर किसका होता है? लेड और टिन का alloy होता है। द वंडर ऑफ एनिसेंट इंडियन मेटलर्जी। द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली was built more than 1600 years ago by iron workers of India. They had developed a process which prevent iron from rusting. तो कुतुब मीनार में जो आयरन का पिलर होता है ये कभी रस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इसको ऐसे ही डेवलप किया गया है जैसे कि ये एटमॉस्फेयर के साथ ये आयरन रस्ट में नहीं बदल जाता है। अब हम इम्पोर्टेंट कीवर्ड को समझेंगे। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब एलिमेंट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स आर लक्जरियस, मैलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी व्हिच इज ए लिक्विड। मतलब कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा मर्क्यूरी। मेटल्स कैन बी फॉर्म पॉजिटिव आयन्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल। मतलब मेटल पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा कैसे? इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट होता है। मेटल्स कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। मतलब एल्यूमिनियम और जिंक बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज शो करता है। दिज ऑक्साइड एज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as activity series. Metal above hydrogen in the activity series can displace hydrogen from their acid. जो मेटल हाइड्रोजन से अबव होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है डाइल्यूट एसिड में। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को इसकी सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मेटल ऑकर्स इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज मेटलर्जी। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. The surface of some metals such as iron is corroded when they are exposed to moist air for a long time. This phenomenon is known as corrosion. Non-metals have properties opposite to that metal. They are neither malleable nor ductile. They are bad conductors of heat and electricity except graphite which conducts electricity. मतलब ग्राफाइट एक नॉन मेटल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है। नॉन मेटल्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर रिएक्टिंग विथ मेटल। मतलब नॉन मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं क्योंकि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। द नॉन मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड व्हिच आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। मतलब नॉन मेटल बेसिक ऑक्साइड नहीं फॉर्मेशन नहीं करता है। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूटेड एसिड, दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है।
मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसके बाद हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को डिस्कशन करेंगे और IUPAC नेमिंग कैसे होता है ये सब समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।